नमस्कार दोस्तों। कल अपने निर्मल वर्मा की परिंदे जो कहानी है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिएगा, कल अपन ने यहाँ तक पढ़ ली थी कि कमरुद्दीन होता है, वो लतिका से पूछता है कि आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहोगी मेम साहब। तो अब आगे देखिएगा लतिका क्या कहती हैं। आगे लतिका कहती हैं, हाँ तो देखिएगा, दिखता तो कुछ ऐसा ही है। लतिका कह रही हैं कि लग तो मुझे ऐसा ही रहा है कि यहीं पर रहूँगी। कमरुद्दीन, तुम्हें फिर से तंग होना पड़ेगा, यानी मैं आपको परेशान करूँगी। हर बात बात पे, हर काम के लिए आप ही को परेशान होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ पर कुत्ते लौटते हैं कि पूरा जो स्कूल का ग्राउंड है उसमें, कैंप्स है, उसमें कुत्ते लौटते रहते हैं। तुम आज जरा मिस्त्री से कह देना, लतिका कहती है कमरुद्दीन से, कि तुम आज जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। कि देखिए, ध्यान रखना, ये लकड़ी के मकान होते हैं, है ना, उसमें पानी टपकता रहता है। पिछले साल बर्फ़ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ़ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के एक कोने में सिमट करके सोना पड़ता था। यानी बेचारी कुकड़ी बन जाती थी, ऐसे सिमट करके एक कोने में दुबक करके सोया करती थी। और थोड़ी उम्र का भी लिहाज था, बूढ़ी हो गई थी। कमरुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोलता है, हर्बर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई थी। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम नहीं सुहाता। कह रहे थे लड़कियों की जो बस है उसमें वह कल ही चले जाएंगे, कि मैं तो लड़कियों के साथ ही कल ही निकल जाऊंगा। कमरुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह हर्बर्ट के कमरे में जाकर के उनकी तबीयत के बारे में पूछताछ कराए। फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रह गई। हर्बर्ट का चेहरा उसे देख करके जिस तरह सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब उसे लगता है कि वह उसकी मूक निरीह याचना में उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, न उसे किसी व्यवस्था की सफाई देने का साहस उसे होता है। उसे ऐसा लगता है कि इस जाल के बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टिन और छत है वो खटखट बोलने लगी थी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई और बिस्तर को तहा करके उसने बिछाया। फिर पैरों में स्लीपर को घसीटते हुए वह बड़े आईने की तरफ आई और उसके सामने स्टूल रख करके बालों को खोलने लगी, यानी अपने बाल वगैरह वो थोड़ा संवारने की कोशिश करने लगी। किंतु कुछ देर के बाद तक कंघी बालों में उलझी रही और वह गुमसुम सी शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। कमरुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे वह आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले, यानी धीरे धीरे सर्दियां जैसे जैसे बढ़ेंगी तो सूखी लकड़ियां उसको जमा कर ले। इन दिनों रस्ते जो होते हैं सस्ते दामों में सूखी लकड़ियां मिल जाया करती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, उसके कारण कंपकंपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोल करके सोना पड़ता है, यानी पूरा कमरा धुआं से भर जाता। घुटन महसूस होती तो वह खिड़की खोलती थी ताकि धुआं है वो बाहर निकल जाए। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा और मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की शीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड वाले कमरे में जाकर के चोरी छिपे सोने चली जाया करती थी। कितनी चालाक थी ये लतिका भी। मिस वुड का कमरा बिना आग के ही तपन के भीतर गर्म रहता था बिल्कुल, और उसके गद्दीले सोफे पर लेटते ही आंखें लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए किसी के हवाले कर दे उसको, यानी किसी को भी सोने के लिए नहीं देती थी वो मिस वुड। प्रिंसिपल है ना वो है ये मिस वुड। हर साल कमरे का ताला ठोंक जाती है। वह तो पिछले साल गुसल खाने में भीतर की सांकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती थी, यानी लेटरिन बाथरूम होता है ना, उस दरवाजे से चली जाया करती थी। लतिका भी कम नटखट नहीं थी। पिछले ही साल अकेले उसे बड़ा डर सा था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते हैं। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती तब कमरुद्दीन को देर रात तक बातों में उलझाए रखती थी, और बातों में जब खोई सी वह रह जाती थी
तब कमरुद्दीन चुपचाप लैंप बुझा करके चला जाता। कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर के बुलावा भेजती और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उसका बिस्तर लगवा देती थी। लतिका के कंधे से बालों का गुच्छा निकला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत के ढलान से बारिश के जल की मोटी मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी और मेघाच्छन्न आकाश यानी आकाश था बादलों से छाया हुआ था। मेघाच्छन्न मतलब मेघों से आच्छन्न ढका हुआ, छाया हुआ। इसमें सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उधर जाते थे तो कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई कोई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो, ऐसा मतलब दृश्य लग रहा था। बादल चल रहे थे। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंकों से उनकी आंखें झेंप गई थी एक बार, और उसे जितने कम काम याद आते उतना ही आलस घना होता जाता था। लतिका को बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं, जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़ जाती हैं उसे गोदाम में रखवाना होगा, और कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों को पैकिंग करवाने के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था लतिका को, यानी वो उनकी सहेली के रूप में रहती थी। वह इन कामों से ऊबती नहीं थी, धीरे धीरे सब निबटते जाते थे। कोई गलती इधर उधर रह भी जाती थी सो बाद में सुधार दी जाती। हर काम में किचकिच रहती थी, परेशानी और दिक्कत महसूस होती, किंतु देर सवेर उससे छुटकारा मिल ही जाता था। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती तब उसका मन उचाट सा हो जाता। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वह कभी इस कमरे में जाती तो कभी उसमें। वह नहीं जान पाती थी कि अपने से क्या कहें। दिल कहीं भी टिक नहीं पाता था, हमेशा भटका भटका सा रहता था, क्योंकि ये गिरीश नेगी के ख्यालों में खोई रहती थी ना, इसलिए। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव से उन्हें पूछ बैठता था कि मिस लतिका छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब तब वह क्या कहे। लेफ्ट राइट, ये मतलब जवान होते हैं ना, वो परेड करते हैं, उनकी आवाज़ है। कमांडेंट जाने वाली सड़क पर चार चार की पंक्तियों में कुमायूं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कौन सी रेजिमेंट? कुमायूं रेजिमेंट की। फौजी बूटों की जो भारी खुरदरी आवाज़ स्कूल चैपल की दीवारों से टकरा करके भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी, यानी प्रतिध्वनि आती है ना कई बार, वो स्थिति होती थी। ब्लेसिड आर द मीक, फादर एडमंड एक एक शब्द चबाते हुए खंखारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे, और ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिसका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइन की बेंचों की लड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थी, यानी पूरी तरीके से प्रकाश नहीं हो पा रहा था उन मोमबत्तियों का। जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से खुसर फुसर, ऐसे बच्चे अक्सर करते हैं ना, जब पूरी तरह से कक्षा में एक टीचर का नियंत्रण नहीं हो पाता है तो पीछे बैठे हुए बच्चे ऐसी ही हरकत करते हैं जैसे ये बच्चियां कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन में सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ के सदस्यों को बधाई का एक भाषण दे रही थी, और अब फादर पीछे बैठे हुए थे, वो अपने ही कुछ बड़बड़ा रहे थे, मानो धीरे धीरे फादर को प्रमटम कर रही हो। आमीन। फादर एलमैंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली, यानी बाइबल थी जो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, वो रख दी, और प्रेयर करवाने की जो किताब होती है ना वो उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियां खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला और बेंच फर्श पर रगड़ खाते हुए सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के एक कोने से हंसी फूटी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर बरकुंठियां चढ़ गई। फिर अचानक निशब्दता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधले में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दी दैट फॉलोथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट शैल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उचकचाहट से भरी जम्भाई ली। कब ये किस्सा खत्म होगा? उन्होंने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी ने होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती थी और धीरे धीरे अपनी मूँछों को खींचते रहते थे।
फादर एलमंड की वेशभूषा देख करके लतिका के दिल में एक गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोच करके वो विषमित हुआ करती थी, यानी उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि पादरी लोग सफ़ेद चोगा के नीचे कुछ नहीं पहनते हैं, अगर धोखे से वह ऊपर उड़ जाए तो। अजीब सोचती ना कि धोखे से ऊपर उड़ जाए तो। समझ गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं। लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चेपल से दूर होते हुए जा रहे थे, केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी, यानी लेफ्ट लेफ्ट की गूंज शेष रही थी। हिम नंबर 117 फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए हॉल की प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली और पन्नों के उलटते हुए खड़खड़ाहट सी फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई थी, यानी खड़खड़ाहट की आवाज़ जब वो सुनाई दे दी। आगे के बेंच से उठ करके हर्बर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कोयर के संग पियानो भी बजाना पड़ता था हर्बर्ट को, और हर्बर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की और अपनी घबराहट छिपाने के लिए हर्बर्ट हमेशा एरोही किया करते थे। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए अपने अपने कांपते हाथों में हिमबुक खोल ली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बादलों में ढकी हर्बर्ट की लंबी उंगलियां खुलने सिमटने लगी। कोयल में मानोवल गाने वाली जो लड़कियां थी उनके स्वर एक दूसरे से गूंथ करके कोमल स्निग्ध स्वरों में बंध गए थे, यानी जो लड़कियां सबसे पहले गाती हैं फिर जो पीछे गाती हैं तो दोनों का स्वर एक साथ जुड़ गया था। लतिका को ऐसा लगा कि उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है। जूड़ा मतलब जो बांधते हैं ना बालों में, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंखें बचा करके लतिका ने चुपचाप बालों में लगे हुए क्लिपों को कस करके खींच लिया कि कहीं जूड़ा ना खुल जाए, बेइज्जती हो जाएगी। बड़ी बड़ा झक्की आदमी है, सुबह से हर्बर्ट को यहाँ आने को मना किया था फिर भी चलाया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को कमरुद्दीन की बात याद हो आई थी। रात पर हर्बर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने अपना मुख टेढ़ा करके हर्बर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की, और इतनी पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुके हुए हर्बर्ट का केवल सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट, यानी संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ करके हाँफती हुई सांसों को आकाश की अब्बास शून्यता में बिखरते हुए नीचे उतर रहे थे। बारिश की मुलायम धूप चेपल के लंबे चौक से शीशों पर झिलमिला रही थी और जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही थी। मोमबत्तियां का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगा। पियानो अक्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का परिचित मरमम कहीं दूर अजनबी दिशा में आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए उसे भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों में सिमटा हुआ उसके आसपास घिर आया था, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांध करके यहाँ ले आया हो और अचानक उसकी आंखें खोल दी हों। उसे लगा जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क हैं, उन पर रखा हुआ डॉक्टर का सुगढ़ सुडौल हाथ पियानो की सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे थे, यानी वो इस प्रकार से वो इनको पियानो को बजा रहा था। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सुरवी हवा की झुकी हुई विपिंग विलोज की कांपती टहनियाँ, पैरों तले चीड़ों की पत्तों की धीमी सी चीर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हेड लिए खड़ा था, चौड़े उठे हुए सबल कंधे। अपना सिर यहाँ पर टिका दो, जिसे समेट करके खोजा जाएगा। चार्ल्स ओवर यह नाम उसने रखा था। वह झेंप करके हंसने लगता है। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया है? मेंबर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बितते हो। जरा जरा सी बात पर क्या करते हो, मतलब चिढ़ जाते हो। ऐसी वो मतलब आपस में क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। जरा जरा सी बात पर तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है। यह सब कहती नहीं, सिर्फ सोचती भरे थी। सोचा था कि कभी कहूँगी, पर कभी कभी नहीं किया। बुरुस का लाल फूल लाए हो न झूठे। खाकी कमीज के जिस जेब में बेच चिपके थे उसी में मूसा हुआ बुरुस का एक फूल निकल आया था।
छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला हुआ था। हाँ, कलम बजी। उसके बालों में अब गिरीश नेगी की चर्चा होती है कि गिरीश नेगी का हाथ उलझ रहा था, फूल कहीं टिक नहीं पाता है, फिर भी क्लिप के नीचे फंसा करके उसने कहा, देखो। वह मुड़ी। उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हेड ठप से लतिका के सिर पर रख दिया। उसका मंत्रमुग्ध वैसी की वैसी वह खड़ी रही और उसके सिर पर गिरीश का हेड है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ और उसे नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया। लतिका, बोलो नहीं, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं कि मैंने इंटर ऑफ कुमाऊं, उसका ये है नाम। गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। मैन इंटर ऑफ कुमाऊं। लतिका, सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया है ना। मैं कुछ नहीं सुन रही लतिका। मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। यानी वो वहाँ पर बटालियन के साथ लड़ाई में जा रहा था ना। मैं कुछ नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही थी, वह नहीं जो गिरीश कह रहा था, किंतु वह जो नहीं कह रहा हो और उसके बाद कभी नहीं कहा गया, क्योंकि वो लड़ाई में चला जाता है। लीड काइंडली नाइट। लड़कियों का शोर पियानो के शोर में डूबा हुआ गिर रहा था, उठ रहा था। हर्बर्ट ने सिर मोड़ करके लतिका को निमिष भर देखा और आंखें मूंद ध्यान मग्न एक प्रस्तर मूर्ति सा स्थिर निश्चित खड़ी थी। यानी वो चुपचाप खड़ी थी। कौन? लतिका। हर्बर्ट उसको देख रहा था। क्या ये भाव उसके लिए हैं? क्या लतिका ने ऐसे अक्षरों में उसे अपना साझी बनाया? हर्बर्ट की एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई थी। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही है। डॉक्टर के होठों में से एक फुसफुसाया और वह डॉक्टर का पुराना मजाक था। मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंद कर नींद की झपकियां लिया करती है। ऐसा डॉक्टर कहता है कि मिस वुड है वो प्रार्थना के बहाने नींद की झपकी ले लेती है एक अपनी। फादर एलमैन ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। हर्बर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ अनावश्यक परिवर्तन है। मतलब वो पिकनिक पर घूमने जाएंगे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल के कुछ दूर एक मिडोज है, वहाँ पर लड़कियाँ नाश्ते के बाद में जमा होंगी और सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन में ही लेना होगा। केवल शाम की चाय ही मिडोज पे मिलेगी। यानी घूमने जाएंगे ना वहाँ पर मिडोज पे। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा हुआ था और अब धूप से नहाता नीला आकाश है। धूप से नहाता हुआ नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलकर फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा कि वीपिंग विलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही हैं। लड़कियां चैपल से बाहर निकल करके छोटे छोटे गुट बना लेती हैं ना, छोटे छोटे झुंड, चार पांच लड़कियां कॉरिडोर में जमा हो गई थी। नाश्ते के लिए अभी पौन घंटा बाकी है और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने की इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे इन चंद बचे कुछ क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद लेना चाहती थी। मिस वुड ने लड़कियों का यह है गुल गपाड़ा और अखरा, किंतु फादर एलमेंट के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी और अपनी झुंझलाहट दबा करके वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमेंट का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा और कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटका करके वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन कौन रहेगा? कि छुट्टियां होंगी तो हॉस्टल में कौन कौन रहेगा वो बता दे। पिछले 2-3 साल से मिस लतिका ही रहती हैं, क्योंकि लतिका कहीं नहीं जाती है। और डॉक्टर मुखर्जी फादर की ऊपरी होठ तनिक खिंच गया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं पर रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा और वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ा है, कि फादर ने डॉक्टर के बारे में क्यों बातें उठाई है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते हैं। 2 महीने की छुट्टियों में ब्रह्मा जाना काफ़ी मुश्किल है फादर। मिस वुड है वो हंसने लग जाती है, किंतु फादर एलमंड जो हैं वो मिस वुड की हंसी में योग नहीं दिया और उसके चेहरे का बनाव की रेखाएं खींच रही थी। मिस वुड पता नहीं
आप क्या सोचती हैं? मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता कि ये लतिका अकेली क्यों पड़ी रहती है, यहाँ पर भी कोई ना कोई लफड़ा है। लेकिन फादर हैं, उन्होंने मिस वुड से कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती है। मैं फ़िलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रही। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली रह जाएगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है कि दोनों का कोई ना कोई लफड़ा है, टांका भिड़ा हुआ है, ऐसा मिस वुड को लगता है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्ची थोड़ी ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर ऐसा जवाब देगा कि फादर एलमंड अपने दिल में ऐसी कोई दकियानुसी भावना को स्थान भी रखते हैं। इसमें दकियानुसी वाली कौन सी बात है? एक लेडी और एक जेंट्स के पीछे रहने के पीछे यही दिलो दिमाग में प्रश्न आता है, तो वही आया था फादर के मन में। फादर एलमंड कुछ हतप्रभ से हो गए। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब ये नहीं है, आप तो जानती हैं कि मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर के अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में देर लगती है क्या? कि स्कूल की बदनामी हो जाती उस आर्मी मिलिट्री ऑफिसर के साथ में। लतिका के प्रेम प्रसंग छिड़ा था, वो सबको पता। वह बेचारा तो आ ही नहीं रहा। मैं तो जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। फादर कहता है कि वो बेचारा शहीद हो गया। मिस वुड ने धीरे से अपने दोनों बाहों में क्रोश लिया। फादर एलिमेंट को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उसके आगे वह कुछ नहीं बोल गया। और डॉक्टर मुखर्जी से उसकी अभी नहीं पड़ती थी, कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी और आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था, क्योंकि छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ धुंधले आकाश में देखने लग जाते हैं वो, कि ऊपर क्या साफ आकाश है उसके बारे में। साफ आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम अपने यूं ही बदला मिस वुड, ये तो अब तो क्या बारिश होगी, कि आसमान बिल्कुल साफ हो गया, अब कोई बारिश का चांस नहीं है। हर्बर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई थी और उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली और उबलती हुई रोशनी मुट्ठी भर करके उनकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत सुर रुई के छुई हुई रेशों की तरह से अब तक उसके मस्तिष्क में थकी मांदी नसों में फड़फड़ा रहे थे और वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा ही भारी दबाव पड़ता था। दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह अंधेरी खाई पार कर रहा है, ऐसा उसको लगता था। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय और कितना विचित्र था। हर्बर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट निरंतर खामोशी की अंधेरी खोह से निकल के बाहर फैली नीली धुंध को काटता, त्रासता हुआ सा भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो और एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों की अपनी बची खुची गूंजों की सांसें समर्पित करती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती है, मिटती नहीं इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर क्या है, मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देंगे। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों में कोई बात छिपा रहे हैं, यानी हर्बर्ट कोई ना कोई बात है वो छिपा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। अब देखिए, उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज उन्होंने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका। कारण पूछने पर वह चुप रहे थे। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझे कहने में डॉक्टर कतराते हैं? शायद मैं सक्की मिजाज होता जा रहा हूँ, जो बात कुछ भी नहीं है। हर्बर्ट ने देखा, लड़कियों की कतार स्कूल के हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही थी। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्के आसमानी रंग के फ्रॉक और सफ़ेद पेटियां चमक रही थी। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका में गुलाब के फूल तोड़ करके अपने बालों में लगा लिए थे। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे थे और कभी कभी किसी और से जरा जरा सा झुक करके सीटी भी बजाते थे, यानी आर्मी के जवान थे। हेलो मिस्टर हर्बर्ट। हर्बर्ट ने चौंक करके पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए हुए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? हर्बर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुई थी। कुमायूं लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था
और धूप की तप में पका हुआ गेहुआ रंग कहीं कहीं पर हल्का गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखर गए हों, ऐसा उनका चेहरा लग रहा था। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर हर्बर्ट, ऐसा लतिका वो हर्बर्ट से पूछती है। अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए अब वो दोनों पक्की सड़क पे चलते हैं। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली थी, चीड़ के पत्ते हर झोंके से राग रंग टूट टूट करके पगडंडी का ढेर लगाए जाते थे। हर्बर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बहरा कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। ऐसा मतलब उनका कार्यक्रम चल रहा था। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेस में रूमालों से उड़ते हुए सूरज की के मुंह पर लिपटे से जाते थे, ऐसा वो बादल भी लग रहे थे। फिर हवा आगे बह निकलने और इस खेल में धूप कभी मंद फीकी भी पड़ जाती थी, कभी अपना उजाला आंचल खोलकर समूचे पहाड़ी शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। हर्बर्ट की सांसें चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे आ गया। जब वो पोलो ग्राउंड के पेविलियन को छोड़ करके सिमिट्री के दाएं ओर से मुड़े तो लतिका हर्बर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई थी। और उसके बाद उसे याद आया कि छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता है तो वह अक्सर टहलने के लिए सिमिट्री तक चली जाती है, यानी अकेली होती है, बोर हो जाती है तो यहाँ तक घूमने के लिए वो आ जाती है। और उससे सटी पहाड़ी पर चढ़ करके वह बर्फ के ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाएं थी उससे रुई के गोलों सी बर्फ नीचे कब्रों पर गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज का फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई एक सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर में से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर के होकर के चर्च की सीढ़ियों तक जाकर के गुम हो जाती थी। और मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता था। वहीं पर लतिका को बर्फ से खोए हुए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका, थकान से हर्बर्ट का चेहरा कुमला गया है, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई है। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी मिस्टर हर्बर्ट? आपने कैसे जाना? हर्बर्ट कहता लतिका से। क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? हर्बर्ट के स्वर में हल्की सी खिंच का आभास था। सब लोग मेरी ही सेहत को लेकर के क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता था। यदि सुबह कमरुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो गई थी। कोई खास बात नहीं। वही पुराना दर्द शुरू हो गया, अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए हर्बर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था, यानी डॉक्टर मुखर्जी को मैंने दिखलाया, अब ठीक है। वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर के आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूं तो भला इसकी आराम की मतलब क्या ज़रूरत है? हार्वर्ड के शोर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को काटते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर हर्बर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी बीमार हो जाते हैं। हर्बर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चित हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए तो झूठ ही नहीं बोल रही है, कि कहीं झूठा दिलासा दे दे। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका, डॉक्टर की सलाह सुन करके तो मैं डर गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूंगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में 2 महीने की छुट्टी काटनी भी मेरे लिए बहुत दूभर हो जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मिस्टर हर्बर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका पूछती है। लतिका ने चलते चलते ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला हुआ था। कि कल आप दिल्ली जा रहे हैं, ऐसा लतिका पूछ रही थी। जिसके दूसरी ओर, यानी पोलो ग्राउंड के दूसरी ओर मिलिट्री का ट्रक
कंटोनमेंट की ओर जा रहे थे, हर्बर्ट को लगा कि जैसे लतिका की आंखें अंधमुंदी सी खुली रह गई हों, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया हो, यानी गिरीश नेगी की याद आ गई हो। मिस्टर हर्बर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया, उसने स्वर में एक असीम दूरी का भाव गिराया था। कि आप बताओ कि दिल्ली जा रहे हो क्या? बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी, वो बताती है। मिस्टर हर्बर्ट, तब हम बहुत छोटे थे, न जाने कितनी वर्ष बीत गए हैं। हमारी मौसी का ब्याह वहीं पर हुआ था, बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब धुंधला सा पड़ गया है। इतना सा याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे, यानी कुतुब मीनार, और सबसे ऊंची मंजिल के नीचे झांक कर देखा था तो ऐसा लगा था जैसे नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौने जैसे लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियों के छिलके फेंके थे, लेकिन हम बहुत निराश हुए क्योंकि उनमें से किसी को भी हमारी तरफ नहीं देखा, यानी किसी ने भी। शायद माँ ने मुझे डांटा भी था, यानी ऐसी हरकत करने का कारण, मूंगफली के छिलके डालने का कारण माँ ने डांटा, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ उतरती हुई रो रही थी। शायद माँ ने नहीं डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है कि अब तो दिल्ली इतनी बदल गई है कि पहचान में भी नहीं आता है, यानी अब तो कुतुब मीनार जैसी बहुत सी इमारतें हो गई हैं वहाँ पर। वे दोनों चलने लगे, हवा का वेग ढीला पड़ने लगा, उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने लगे थे, उनकी छायाएं नंदा देवी और पंचूल की पहाड़ियों में गिर गई थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए थे। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुंश के लाल फूल धूप में चमक रहे थे, और स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था दोनों ने। मिस लतिका, आप छुट्टियों में क्यों नहीं जाती? सर्दियों में तो यहाँ सब वीरान हो जाता होगा, ऐसा पूछते हैं। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन बहुत अखरा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस की एक रात पहले क्लब में डिनर होता है और लॉटरी डाली जाती है, और रात को देर तक गाना बजाना होता रहता है। क्रिसमस के दिन, नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है, और तरह पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे मिलिट्री बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेसों में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर हार्बर्ट। फिर कुछ दिनों के बाद में विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते रहते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती रहती हूँ। वापस लौटते हुए हमेशा वायदा करते हैं कि वे अगले साल फिर आएंगे। मैं जानती हूँ वो नहीं आएंगे, वे भी जानते हैं कि वो नहीं आएंगे, फिर भी हम लोग हैं, हमारी दोनों की दोस्ती में कोई अंतर नहीं है पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम वादे करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद में पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लग जाती है, छुट्टियां खत्म होने लगती हैं, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं, और मिस्टर हर्बर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। ये इनका टाइम टेबल है। लतिका ने देखा कि हर्बर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिपट करके चुप हो गई, और उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनगढ़ बातें प्रलाप कर रही थी, यानी फालतू में बके जा रही थी। मुझे माफ़ करना मिस्टर हर्बर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। औरत है ना, इसलिए बोलती है। मिस लतिका, हर्बर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था, और लतिका हर्बर्ट का भारी कुंठित स्वर सुनकर के चौंक सी गई थी। क्या बात है मिस्टर हर्बर्ट? वह पत्थर, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। ये हर्बर्ट होता है, एक प्रेम पत्र दे देता है लतिका को। मैं उस पत्र के लज्जित हूँ, उसे आप वापस लौटा दो। समझ लें कि मैंने कभी नहीं लिखा था, यानी वो पत्र आपको लिखा ही नहीं था। लतिका कुछ समझ नहीं सकी, दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई हर्बर्ट के पीला जो चेहरा है ना, उसको देख रही थी। पूले पीले उद्दीत चेहरे को देख ही रही थी। हर्बर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले मालूम होता तो। हर्बर्ट हकलाने लग गया, यानी उस हर्बर्ट की आवाज़ नहीं निकली कि मुझे पता नहीं था आप गिरीश नेगी से प्रेम करती हैं मिस्टर हर्बर्ट। किंतु लतिका से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। वे दोनों चुपचाप कुछ देर तक कॉन्वेंट स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे, अपने प्रेम पत्र की बात करके पुरानी यादें करने लगे। मिडोज पगडंडियां पत्ते छायादार से घिरा छोटा सा एक द्वीप है। ये जो मिडोज क्या है, एक द्वीप है, टापू, मानो कोई घोंसला हो, हरी घाटियों के बीच में आदबा हो, और भीतर घुसते ही पिकनिक के काले आगे से झुलसे हुए पत्थर और अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिठाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं, और मिडोज के बीच में काटता हुआ सा एक टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला भी बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिक्शा
दिखाई देता है, यानी सफ़ेद सा दिखाई देता। यहाँ पर काठ के तख्तों पर बना हुआ टूटा हुआ सा पुल, जिस पर लड़कियाँ हिचकोले खाती हुई चल रही थी। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपने ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिरासलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगा करके चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हट करके दो चीड़ के पेड़ों की गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे, और उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता है, और जहां पर पहाड़ की गोद में शकरपारों से खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए हैं। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता है। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते हैं। अब डॉक्टर वो घास पर लेटे लेटे क्या कर रहे हैं? सिगार पी रहे हैं। जंगल की आग कभी देखी है? मिस वुड एक अलमस्त नशे की तरफ धीरे धीरे फैलती जाती है। उधर डॉक्टर और ये मिस वुड साथ साथ हैं, उधर हर्बर्ट और लतिका है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है, मतलब आग का बहुत ही डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे, यानी इनका जो ब्रह्मा जो देश है वहाँ का, जहाँ के रहने वाले थे, वो शहर जला दिया गया था, इसीलिए वो छोड़ कर के आए थे डॉक्टर। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह बरकता जाता। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने को बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने ही शहर रंगून, यानी ब्रह्मा में रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उसमें उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जला दिया गया? मिस वुड है वो पूछती है बार बार कि तुम्हारा घर भी जला दिया। डॉक्टर कुछ देर चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़ करके चले आए थे, मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्ति के जीवन के संबंध में कुछ कहने से पहले डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है, यानी अपने बारे में कोई दुखी बात अब अपन किसी को कहेंगे तो अपन को बुरा लगता है। वही स्थिति डॉक्टर की होती थी। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस ब्रह्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदल करके औंधे मुँह लेट गए, और उसकी आंखें मूंद गई और माथे पर बालों की लटें झुलाई थी। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब ब्रह्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कहो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता है। यहाँ आप चाहे कितने वर्ष रह लें, अपने को हमेशा अजनबी ही महसूस करते हैं, यानी दूसरी जगह दूसरे देश में अपने को वो सुकून नहीं मिलता जो अपनी मातृभूमि का होता है। डॉक्टर ने शिकार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहाँ भी समझा जाऊँगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद में मुझे वहाँ पर कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना भी तो कितना सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है कि नए रिश्ते मैं बना सकूं। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको भारत ही रहना तो मतलब दूसरे बड़े शहर में रहना चाहिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड? जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई, टिका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चला जाऊंगा। जड़ें कहीं जमी, कहीं नहीं जमी तो पीछे भी कुछ नहीं छूट पाता है। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं बहुत सुखी हूँ। अपने बारे में कहता है मैं ठीक हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। दिल से वह हमेशा डॉक्टर की उस श्रृंखलता, लापरवाह है और सन की समझती रही, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उनका विश्वास है। न जाने क्यों, हालांकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उनका कोई प्रमाण दिया दिया हो, याद नहीं पड़ता हो। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यही सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी व लापरवाह न होता तो उसकी योग्यता के बल पर काफ़ी चमक सकता था। इसीलिए डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था, क्योंकि उसके पति पत्नी बच्चे बच्चे कुछ भी नहीं थे। मिस वुड ने अपने बैग में ऊन का एक गोला और सिलाइयाँ निकालकर फिर से उसके नीचे अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा ट्रॉफी का डिब्बा निकाला, और उसमें अंडों की सैंडविच और हैमवर्क दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बड़बड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुक करके देखा। वह कोहनी के सिर टिकाए चुपचाप सो रहा था। ऊपर का होठ जरा सा फैल करके मुड़ गया था, मानो किसी ने मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहे हों, ऐसा लग रहा था। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे
झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मेरी व्हाट डू यू वांट। दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का जो दायरा है उसे घेरते हुए कभी पास आता था तो कभी दूर खींचता चला जाता। आई वांट आई वांट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में झूमते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया था। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती नीचे नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों ने छोटे छोटे दल मिडोज पे बिखर गए थे और ऊंची क्लास की कुछ जो लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़ने के सूखी टहनियाँ तोड़ रही थी पेड़ों पर चढ़ करके। दोपहर की उस मिडोज अलसाया सा ऊँगता जान पड़ता था। जब हवा का कोई भी भूला भटका झोंका आता तब चीड़ के पत्ते खड़खड़ाने उठते और कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने और झाड़ियों के उड़ करके नीले किनारे बैठ जाता, पानी में सिर डुबोता, फिर उड़ करके हवा के दो चार निर्दोष से चक्कर काट करके दोबारा झाड़ियों में दुबक जाते। किंतु जंगल की जो खामोशी है वो शायद चुप नहीं रहती है। गहरी नींद में डूबी सपनों की एक अजीब सी नीरवता के हल्के झीने पर्दे पर सलवटें बिछी जाती हैं। मूल लहरों सी गिरती थी, मानो कोई दबे पांव झांक करके अदृश्य संकेत पर जाता हो। देखो मैं यहाँ हूँ, लतिका ने जूली के जो घेर के सहलाते हुए कहा। तुम्हें कल रात बुलाया था। यानी जूली के पास लतिका चली जाती है और लतिका को कहती है, जूली है लतिका हो जूली को कहती है कि मैंने तुम्हें कम बुलाया था, कल बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं। अब देखिए यहाँ पर बहुत शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मैडम मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी, जूली बोलती है। लतिका को याद आया कि हाँ कल रात डॉक्टर के कमरे में वो टेरिस की देर रात बैठ रही थी। यानी वो बैठे रहे थे ना, चाय वाय बना रहे थे, कॉफ़ी वॉफ़ी का पानी गर्म हो रहा था। लतिका के साड़ी पे दो चार बूंदें छिटक गई थी। याद आ रहा आपको? थोड़ा थोड़ा पीछे अपने पड़ा था फ्लैशबैक में। तो हर्बर्ट पियानो का सौंपा का नोकबंद बजा रहे थे। जूली तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों में अपने को बचा रही है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जूली को लतिका बोलती है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी भूरी आंखों में कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर मेस में किसी को जानती हो? यानी आर्मी ऑफिसर वाली चर्चा छिड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि जूली का भी एक आर्मी ऑफिसर से प्रेम प्रसंग हो जाता है। जूली ने ऐनी सी भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ सेकंड पहले जूली की आंखों में कौतूहल था, वह बहज में परिणित होने लगा। लतिका ने अपने जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकाल करके जूली की गोद में फेंक दिया। ये किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाते हुए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांप गया, क्योंकि चोरी करते हैं ना पर झूठ बोलते हैं तो अपने में मन में एक झिझक होती है। वही जूली के साथ हुआ। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबरा करके लिफाफे को अपने स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली जरा मुझे लिफाफा दिखाओ। लतिका का स्वर तीखा और कर्कश हो गया, यानी गुस्से में बोली लतिका। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं। जूली इस बार कुछ नहीं बोली। वह उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखों से लतिका को देखती रही। ये क्या है? जूली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, यानी चोरी पकड़ी गई। यह कुमाऊं रेजिडेंट सेंटर की मोहर जो लगी है इसमें, उसकी ओर घर कर रही थी, यानी उसकी ओर वो देख रही थी। यानी ये कुमाऊं रेजिमेंट की मोहर लगी है, ये झांसी की नहीं है। कौन है ये? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया है, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी और उससे उन पर कोई विश्वास नहीं रहता। यानी हर किसी लड़की के बारे में वो बोल देते थे आर्मी वाले। जूली अभी तुम छोटी बच्ची हो। जूली के होठ कांप रहे थे, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव घिराया था, यानी बेचारी परेशान हो गई। अच्छा अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बात करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा। कुछ बोलने को उद्यत भी हुई, पर कुछ कहे ही चुपचाप वहां से लौट गई। बेचारी को प्रेम पत्र नहीं दिया लतिका ने। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक आंखों में ओझल नहीं हुई। क्या मैं इसी खुसट बुढ़िया से किसी खुसट बुढ़िया से कम हूँ? लतिका अपने आप को झिड़क रही है। अपने अभाव का बदला मैं दूसरों से क्यों ले रही हूँ? यानी मुझे गिरीश नेगी नहीं मिला, कोई बात नहीं है, परंतु मैं जूली को उसका प्यार क्यों नहीं दे रही हूँ? परंतु गुस्सा आ रहा था उसको, शर्म भी महसूस हो रही थी, झिझक भी आ रही थी लतिका को। शायद कौन जाने, शायद जूली का प्रथम परिचय हो उसे अभिभूत से, जिसे किसी भी लड़की बड़े चाव से संजो करके संभाल करके अपने में छिपाए रखती है। ये एक अनिर्वचनीय सुख की पीड़ा लिए, पीड़ा और सुख में
डुबोती हुई उमड़ते जोर की खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती है। एक दर्द जो आनंद में उपजा है वही पीड़ा देता है, यानी प्रेम का दर्द, प्रेम का आनंद, प्रेम की पीड़ा। ये सब चीज़ें इंसान को बड़ा सुकून देती हैं। ये ऐसा लतिका ने पहले महसूस किया है सब चीज़ें। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा कि जब गिरीश ने पूछा, यानी सबसे पहले गिरीश ने जब प्रपोज किया था तो लतिका के साथ भी यही हुआ था कि गिरीश ने जब मुझसे पूछा तुम चुप क्यों हो, वह आंखें मूंदे सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी, जी रही थी उसी अक्षण के भय और विषम से इस समय के बीच भिंचा था बहका सा पागल अक्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी और उस दिन से आज दोपहर तक अतीत एक दुस्सौपन की मानदित टूट जाएगा, यानी बहुत बुरा लगेगा। वह देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप में गिरीश का नाम लिखा था। जब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था, जब कभी कोई अक्षर गिर गिर के टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तब वह हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लतिका को ऐसा लगा वह शायद करती है, वह भूलना भी चाहती है, किंतु जब वह सचमुच भूलने लगती है तब उसे लगता है जैसे कोई चीज़ उसे हाथों से छीने ले जा रही है और ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो दिया करती थी तो वह गुमसुम सी खड़ी होकर के सोचा करती थी कहाँ रखवा दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता था तो वह बहाना करती थी अभी उसे खोज रही है, वह अभी मिला नहीं है उसे। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता था जानबूझ करके वह उसे छोड़ करके दूसरे घर के दूसरे कोनों में खोजने का उपक्रम करती और जब खोई हुई चीज़ याद रहती इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती है। बहाना शायद करती, उसे याद करने का बहाना जो उसे भूलता जा रहा है और दिन महीने बीतते जाते हैं वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर में के धुले भरे शीशे की साफ कर रही है। अब वैसा दर्द नहीं होता है, सिर्फ उस दर्द को याद करती है जो पहले भी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो बढ़ता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद बढ़ता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाम लतिका को स्निग्ध निरीह भाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे के नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाज़ें गूंज रही थी। वाट वाट डू यू वांट, वाट डू यू वांट। तितलियां झिंगूर जुगनू मिडोज पर उतरती हुई सांझ की छायाओं में पता नहीं चलता कौन आवाज़ किसकी है। दोपहर के समय में जिन आवाज़ों में अलग अलग करने पहचाना जा सकता है अब वे एक स्वरता की एवरिल धारा में घुल गई हैं। घास से अपने पैरों को पूंछता हुआ कोई रंग रहा है और झाड़ियों की झुरमुट के पारों को फड़फड़ाता झपट करके कोई ऊपर से उड़ता जा रहा है, किंतु ऊपर देखो तो नहीं, कुछ भी नहीं है। मिडोज के झरने का गड़गड़ाता हुआ शोर जैसी अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसकी सीटियों और पहियों की चित्कार गूंजती रहती हो, ऐसा सुनाई देता है। पिकनिक कुछ देर तक और चलती है किंतु बादलों की तहों की तहें एक दूसरे पर चढ़ती जा रही हैं। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा और मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिसूड के इर्द गिर्द जमा होने लगी और अपने संग में अजीबोगरीब चीज़ें बटोर लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख के बालों को लगाई हुई थी तो किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छील करके अपने बालों में बना लिया था। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने आप के रुमालों में नालों से पकती हुई छोटी छोटी बालशीत भर की मछलियों को तथा दे रखा था जिसमें मिस वुड ने छिपा करके एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लतिका की टोली के संग आगे निकल गई और मिडोज पक्की सड़क पर 1 2 3 4 फलांग की चढ़ाई पर था, 3 4 फलांग पर, और लतिका हाँफने लगी। नेक्स्ट जो कहानी बची है मित्रों वो अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।